नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि और राहु से बनने वाले श्रापित दोष के बारे में। हमने श्रापित दोष से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो जो है एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सप्तम भाव में बन रहा है श्रापित दोष। सप्तम भाव का तात्पर्य है कि व्यापार का भाव, व्यापारिक कम्युनिकेशन का भाव, दाम्पत्य सुख का भाव, सेक्सुअल प्लेजर का भाव। वैसे तो सेक्सुअल प्लेजर एर्थ हाउस से आता है, लेकिन जब यहाँ पे इस जन्म कुंडली में जब शनि सप्तम घर में बैठा है तो 7वें और 8वें दोनों घरों का मालिक है। तो ये जो दोष है, ये क्या आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक दोष है या एक योग है? क्योंकि योग भी हो सकता है। योग का तात्पर्य है कि अगर ये दोनों ग्रह एक ही भाव में हो लेकिन इनके नक्षत्र स्वामी अलग हो तो यहाँ पे सिर्फ एक योग बन के रह जाता है, एक युति बन के रह जाती है, जिसका कोई हमें काफ़ी ज़्यादा दोष नहीं लगता, यानी कि बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर ये दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में है, यानी कि दोनों का मालिक एक ही नक्षत्र यानी एक ही ग्रह है, तो इसका तात्पर्य है अगर वो ग्रह कोई अशुभ ग्रह है जन्म कुंडली का, तो आप ये मानिए कि आपका वहाँ पे बहुत सारी हानि होने का योग बनता है। तो आपको इसको समझना है। इसके लिए मैं एक जन्म कुंडली लेके आया हूँ आपके सामने, और ये जो जन्म कुंडली है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म कुंडली है, क्योंकि इसके द्वारा आप सप्तम घर के श्रापित दोष को समझोगे, साथ में इसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं और किस तरह की परेशानियां हमें मिल सकती है जीवन में, और इसे कैसे फलित करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है फलादेश करना। जब आप इस तरह की परेशानी में आ जाते हो कि हमारे जन्म कुंडली में श्रापित दोष है, तो इसको सबसे पहले फलित करें, क्योंकि बिना फलित करें आप अगर उल जुलूल उपाय करोगे तो उससे किसी और ग्रह को हानि हो सकती है, वो कोई और ग्रह जो है कमज़ोर हो सकता है, या फिर हम कोई और ही ज़्यादा बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उसको आपको फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले हमें फलित करने के लिए लग्न कुंडली, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लीजिए, आपके पास जो भी है, या नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिनके द्वारा आप बना सकते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ हो रहा, ये इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगन कुंडली को लीजिए, नवमांश कुंडली को लीजिए। अगर आपको व्यापारिक दिक्कतें आ रही है, या जैसे आपकी उम्र 27 वर्ष से अधिक है, जैसे हम नौकरी पैसे के काम में आ गए, या फिर हम जो है बालक हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो हमें दशमांश कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे D4 चार्ट चतुर्थांश कुंडली को भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर हम इसको और लॉन्ग लाइफ, पूरी संपूर्ण लाइफ के लिखे, तो दशमांश कुंडली को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, लग्न, नवमांश, और सबसे महत्वपूर्ण है इनके नक्षत्र कौन से हैं। दूसरा, सर्वाष्टक वर्ग, बीनाष्टक वर्ग और षड्बल और दशा। दशा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पता नहीं कि आपकी कौन सी दशा चल रही है तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जो आज के समय में भोग रहे हैं, इस समय में, इस काल में, अभी एक महीने में, एक साल में, वो बताएगी हमारी दशा, अंतर्दशा और परतंत्र दशा, और उसके ऊपर चलने वाला गोचर। आप इतनी चीज़ों को देख के भयभीत ना होए या इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ उनके माध्यम से आप अगर करोगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले जन्म कुंडली को देखिए कि लग्न कितने डिग्री का उदय हुआ है। लग्न जो है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने ये जो लग्न आ रहा है ये कर्क लगन है, और ये जो कर्क लगन है ये आपका उदय हुआ है 12 डिग्री पे, यानी कि पुष्य नक्षत्र में। पुष्य जो है भगवान राम का अभिषेक हो रहा था वो नक्षत्र है, यानी शनि भगवान का नक्षत्र है, शनि देवता का नक्षत्र है। यानी इस नक्षत्र में भगवान राम का राज्य अभिषेक होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। यानी कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक के हाथ से एक बार बाजी जरूर निकल जाती है, जैसे कि भगवान राम के हाथ से निकल गई थी। अब यहाँ पे क्या है कि जन्म कुंडली में लग्न में गुरु और केतु का जो है वो गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। कुछ लोग इसे ध्वज योग भी कहते हैं, लेकिन देखो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, कई साल का अनुभव लोगे, तो ये गुरु चंडाल दोष आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो दोष बना है, इस दोष को समझ लेते हैं। जैसे गुरु यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर 17 डिग्री का आश्लेषा नक्षत्र में, यानी बुध के नक्षत्र में है, और केतु महाराज यहाँ पे जो है 4 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र। इसका तात्पर्य क्या है कि गुरु यहाँ पे शुभ है, शुद्ध है, यानी कि कर्क राशि में बैठा हुआ गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, जो एक राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। जातक अपने जीवन में एक बार बहुत ऊंची उपलब्धियों को जरूर प्राप्त करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का योग बना हुआ है। दूसरा क्या है कि इस जन्म कुंडली में एक योग कारक ग्रह मंगल जो है वो यहाँ पे अपनी चतुर्थ दृष्टि से 1, 2, 3 और 4
चतुर्दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं लग्नेश को, तो इसका तात्पर्य क्या है कि एक छोटा सा लक्ष्मी नारायण या कॉन्फिडेंस लाने वाला योग बन जाता है। तो जहाँ तक जब यहाँ पे हारने लगेगा, टूटने लगेगा, तो उसे चाहे वो कोई देव्य शक्ति हो या कोई पारिवारिक व्यक्ति हो या कोई भी गुरु हो, उसके द्वारा उसको एक बार जो है वो कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन करने वाला व्यक्ति जरूर मिलेगा, क्योंकि इस कुंडली में योग है ऐसा। तो आपको यहाँ से ये पता चला। अब आपने देखा कि इस जन्म कुंडली में हम पूर्ण रूप से इसी के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये बाकी चीज़ें देखना जरूरी है, क्योंकि लग्न में बैठे हुए ग्रह और लग्न यानी लग्नेश को कौन ग्रह मजबूत कर रहा है या कौन ग्रह कमजोर कर रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया, तो यहाँ पे ये एक चीज़ और देखनी कि ये जो केतु है वो पुष्य नक्षत्र में, इसका मतलब है कि वो निधन तारा में है, यानी कि डेथ तारा। तो डेथ तारा क्या होता है कि जातक को बहुत नुकसान करता है, और लग्न में बैठे हुए ग्रह को ये तारा देखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि लग्न में जातक की हेल्थ से संबंधित परेशानियों का एक छोटा सा योग केतु ने बना दिया है, क्योंकि केतु जन्म कुंडली में शनि के नक्षत्र में है पुष्य, और शनि क्या है जन्म कुंडली का एक मार्केश है, एक अशुभ ग्रह है, सप्तम और अष्टम घर का मालिक है, बहुत ज़्यादा ही अशुभ है। तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे केतु जो है वो हेल्थ को लेके कुछ न कुछ डिजीजेज जरूर देगा जातक को। तो हमने एक लाइन यहाँ पे लिया, और कॉन्फिडेंस देने वाले ग्रह मंगल और चंद्रमा को भी लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सप्तम घर में जो शनि और राहु दोनों के दोनों जो एक साथ बैठे हैं, शुक्र को भी ले रखा है साथ में। इन जो तीनों ग्रह की डिग्रियों को हम देखते हैं। यहाँ पे शनि जो है मकर राशि में है, तो यानी कि ससा नाम का पंच महापुरुष योग बन गया, तो एक बहुत बड़ा राजयोग है। ये राजयोगों में राजयोग है, ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला राजयोग बन जाता है। लेकिन अगर ये श्रापित दोष बन जाए तो फिर ये राजयोग यहाँ पे भंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि श्रापित दोष काल सर्प दोष के बराबर का एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यहाँ पे क्या है कि शनि जो है वो 2 डिग्री का है। अब कुछ लोग कहेंगे ये बाल अवस्था में है, क्या रिजल्ट देगा? अरे भाई, बाल अवस्था देखो, कुमार अवस्था देखो, वो आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 डिग्री का उत्तर षाढ़ नक्षत्र में है, यानी कि यहाँ पे सूर्य का नक्षत्र चलता है। सूर्य जन्म कुंडली का एक मार्केश है और छठे घर में बैठा है। यहाँ पे राहु जो है वो जन्म कुंडली के अंदर उत्तर षाढ़ नक्षत्र में है, तो यानी कि ये भी सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य जो है वो मार्केश है और छठे घर में बैठा है। शुक्र को भी देखते हैं तो शुक्र भी यहाँ पे खराब है, यानी कि ये जो दोनों ग्रह हैं शनि और राहु श्रापित दोष में आ गए। शुक्र को भी इन्होंने ले लिया। इसका मतलब है कि आपके दाम्पत्य सुख को नजर लगा दिया इसने। आपका दाम्पत्य सुख जो है वो कमजोर हो चुका है। आपका जो हेल्थ है उसमें भी कमी है, क्योंकि 8वें घर का भी मालिक है और ये एक श्रापित दोष में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हम अभी इतना ही देखे हैं, आगे और चलेंगे तो आपको और ज़्यादा इसका समझ में आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे एक श्रापित दोष बन चुका है जन्म कुंडली के अंदर। शुक्र को इसने अपने लाइन में ले लिया, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपको व्यापारिक नुकसान देने का योग बनाएगा, आपको जो है वो आप ऊंचे पद पे पहुंचोगे फिर गिर जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी लग्जरी लाइफ को, आपके जो भी सुख सुविधाएं उनको नज़र लग जाएगी, क्योंकि शुक्र क्या है, लग्जरी लाइफ का, सुख सुविधाओं का कारक है, क्योंकि चतुर्थ घर का मालिक है, और वहाँ पे राहु और शनि के कारण ये श्रापित दोष में आ जाता है। तो ये भी यहाँ पे, यानी कि हम ये कहेंगे कि अनाज के साथ गुण भी फिस चुके हैं, तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है। इस तरह से आपको यहाँ ये माने कि शरीर से संबंधित पीड़ा, शारीरिक सुख से संबंधित पीड़ा, सेक्सुअल प्रॉब्लम आना, सेक्स ऑर्गन से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम आना, यहाँ पे हर तरह की दिक्कत आने के योग बनते हैं 7वें और 8वें दोनों घरों से, क्योंकि दोनों घरों का मालिक है शनि। अब शनि क्या इतनी सारी प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा वो बताएगा आपका यहाँ पे षड्बल। साथ में शनि का यहाँ पे जो है वो नवमांश में देखना, शनि नवमांश में कहाँ जा रहा है, शनि नवमांश में मकर राशि में, यानी कि जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह अपने ही राशि में वर्गोत्तम हो रहा है, यानी कि राशि वर्गोत्तम है। साथ में इसका नवमांशपति शनि है जो जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह है। राजयोग यहाँ पे भंग हो चुका है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि शनि नवमांश में भी अशुभ हो रहा है। दूसरा यहाँ पे राहु जो है वो जन्म कुंडली में मंगल के साथ अंगारक दोष में है और शनि के नवमांश में है। इसका तात्पर्य क्या है कि राहु का जो नवमांशपति है वो जन्म कुंडली का सप्तमेश और अष्टमेश एक मारक ग्रह है जो यहाँ पे बली हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि नवमांश कुंडली में ये दोनों के दोनों ग्रह जो है वो परेशान हो रहे हैं, एक नेगेटिव रिजल्ट ही बना रहे हैं। मंगल राहु का अंगारक दोष आ रहा है, जब तक को जो है हेल्थ में रिकवरी नहीं आ पाएगी, गुस्सा आएगा, लाभ नहीं होगा, पत्नी आएगी तो गुस्से लाएगी, प्रेम भाव की जगह प्रेम की जगह आपको जो है वो बहुत सारे गुस्से से संबंधित परेशानियों को देखना पड़ेगा। तो ये सब इतने सारे योग बन रहे हैं, दोष बन रहे हैं।
अब हमें क्या करना है, इसको सडबल में देखना है कि भाई शनि कितना का मजबूत है, रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे हम जब सडबल में जाते हैं तो देखते हैं कि शनि इस जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा बली होके बैठा है, यानी कि 154% ताकत लेके बैठा है इस कुंडली के अंदर। यानी शनि अपनी दशा अंतरदशा में और अपने द्वारा रिजल्ट हार्डली सबसे तेज़ देगा। और आपको तो पता ही है कि शनि ने अभी जो गोचर है वो मकर राशि में कर चुका है, करा हुआ ही है। और यहाँ पे ये मानिए कि आपका एक अशुभ ग्रह शनि जो जन्म कुंडली के शनि और राहु के श्रापित दोष के ऊपर गोचर कर रहा है, तो जातक को बहुत ही अधिक परेशानियां होंगी। और अभी कुछ समय पहले 20 नवंबर से पहले गुरु भी, नीच का गुरु भी यहाँ पे ही गोचर कर रहा था, बहुत ही अशुभ परिणाम मिले थे। अब जो है गुरु आ गया है आपकी जन्म कुंडली के अष्टम घर में, कुंभ राशि में, तो भी अशुभ परिणाम मिलेंगे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जब से शनि मकर राशि में गोचर किया है, इस जातक के बहुत बुरे वक्त आने के योग नहीं है। लेकिन क्या इतना ही सही है, इसको आप दशा अंतरदशा के द्वारा भी देखें। अब हम दशा अंतरदशाओं में देखते हैं कौन सी दशाएं चल रही है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 2017 जनवरी 2017 से जातक को राहु की दशा चल गई। तो यानी कि राहु की दशा चल गई, इसका मतलब है ये जो दोष है वो एक्टिवेट हो चुका है और ये पूर्ण रूप से बली हो चुका है। और ये इसके परिणाम कब आएंगे, 2022, यानी कि 2022 में जब राहु में शनि की अंतरदशा चलेगी तब इसके परिणाम और ज़्यादा दुरांतक हो जाएंगे। और जब शनि सप्तम से अष्टम घर में आएगा तो इसके परिणाम और ज़्यादा हार्डली बहुत ज़्यादा दुरंत होंगे। तो उसके लिए उपाय करना जरूरी है इसके, तो इसकी श्रापित दोष की शांति कराएं। साथ में अपने घर में भी कुछ पूजा पाठ करें जिससे कि आपको लाभ हो। जरूरी नहीं कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत है, इसकी शांति 3 से 5 हज़ार रुपये के अंदर हो जाती है। जहाँ इच्छा है वहाँ से कराएं, लेकिन आपको करानी चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई राहु और शनि दोनों दशा और अंतरदशा के अंदर आ गए हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत हार्ड है, इससे हमें बचना चाहिए, इसके उपाय करने चाहिए और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना चाहिए। यानी कि 2024 तक अगर हम हो सके तो विवाह से संबंधित जैसे कोई विवाह का योग है या विवाह करना चाह रहे हैं तो उसे टालें या उसके शनि के अंत तक जाएं। जैसे 2024 के अंत तक हम शादी करें तो हमारे को लाभ होगा, क्योंकि इससे पहले करते हैं तो हम जो है डिप्रेशन, तनाव में आ जाएंगे, हमारा वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। तो हमें इस समय को निकालना चाहिए। अगर कोई उम्र ज़्यादा ही बढ़ रही है तो फिर हम और कोई उपाय करके इसमें बच सकते हैं, लेकिन हमें इस समय को निकालने में ज़्यादा लाभ रहता है। हेल्थ की दृष्टि से भी ये नुकसानदायक समय रहता है। अब इसके बाद हमने इतना देखा, अब हम देखते हैं इसके अष्टक वर्ग को, क्योंकि अष्टक वर्ग को और विनाष्टक वर्ग को देखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने सडबल में देखा कि ये पावरफुल है, और दूसरा दशा अंतरदशा इसकी आ गई है, गोचर इन दोनों के ऊपर हो ही चुका है ग्रहों का, यानी कि एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम बन चुका है। अब हम अष्टक वर्ग में देखते हैं तो अष्टक वर्ग में 7वें घर में 20 पॉइंट है। आप किसी भी अष्टक वर्ग से संबंधित कोई भी यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अष्टक वर्ग में जिस भाव में और सप्तम घर में ही ये दोष बना है तो इस भाव को खा गया है, 20 पॉइंट बने हैं। अब इस भाव के ऊपर अगर कोई अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे ग्रह गोचर करेंगे तो बहुत तनाव देंगे। तो शनि यहाँ पे गोचर किया हुआ ही है, राहु गुरु यहाँ पे नीच का निकला ही है, तो जातक को अशुभ परिणाम के पूरे योग बन रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे जातक को बचना चाहिए उनके उपाय करके। अब 8वें घर में 27 पॉइंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जब गुरु का गोचर हुआ है तो थोड़े कम है, लेकिन यहाँ पे जब शनि आएगा तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी देगा जातक को, तो उसको कुछ उपाय बचा भी सकते हैं, तो उसको वो करने चाहिए। अब अगर हम विनाष्टक वर्ग में, शनि के विनाष्टक वर्ग में जाएंगे तो शनि के विनाष्टक वर्ग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 2 पॉइंट सप्तम घर में, बहुत ही कम है। 3 से कम होने पे हमें बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पे अगर कोई अशुभ ग्रह गोचर करेगा जैसे राहु, केतु, शनि और मंगल, तो जातक को बहुत हानि होगी। अष्टम घर में 1 पॉइंट है, तो शनि महाराज जब कुंभ राशि में आएंगे तब भी जातक को परेशानियाँ रहेगी। तो इस जातक के लिए हम यही कहेंगे कि ये कम से कम 2026 तक का टारगेट लेके चलेगी। वहाँ तक मुझे जो है वो पाठ पूजा और एक जो है वो सेफ नौकरी और हर तरह से चीज़ों को संभाल के धीरे धीरे चलना है। इसमें कोई जादू नहीं हो सकता कि आपने उपाय करा लिया तो आप बच जाओगे या कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया, नहीं। आपको जो है ना उपाय तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको सावधानी रखनी है। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यहाँ पे आपको सावधानी से उस समय को निकालना है। जब आप निकाल दोगे तो फिर कोई डरने की जरूरत नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ों को समझना है, समझते समझते निकाल दोगे तो आपको लाभ हो जाएगा। तो आपने देखा कि सर्वाष्टक वर्ग में, भिन्नाष्टक वर्ग, आप अपनी जन्म कुंडली में इन सब चीज़ों को बारीकी से देखें। जब आप इन सब चीज़ों को बारीकी से देखते हुए एक निष्कर्ष पे निकल जाते हो, निष्कर्ष पे पहुँच जाते हो, यार मेरा तो ये जो ग्रह कट रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है इतने समय तक,
तो अब क्या करेंगे? अब इसमें देखो हमने जैसे बताया कि उपाय करें और साथ में समय को निकालें। जैसे कई बार कहते हैं लोग कि हमें समय नहीं निकलेगा, हमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो भाई करना पड़ेगा तो आपको फिर और ज़्यादा गड्ढे में बैठना होगा। तो इसलिए आप क्या करें, इस समय को कैसे भी करके सेफ मनी के द्वारा, सेफ नौकरी के द्वारा और घर में सुख शांति बनाए हुए अपने नीचे झुक के कैसे भी करके इसको एडजस्ट करके निकाल लीजिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्लस पॉइंट रहेगा। आपका जैसे ऐसा बुरा समय निकला फिर अच्छा समय आ जाएगा। हमेशा ही तो शनिवार और जो है हमेशा ही एक बार नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि इस समय को निकालना है, निकालने के बाद आपको लाभ है। तो आज का ये जो वीडियो था ये श्रापित दोष के ऊपर था। श्रापित दोष किस तरह से परिणाम देता है बहुत ही बुरे, और किस तरह से इसे बचा जाता है और उपाय क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने घर के अंदर जो आपका साउथ वेस्ट का जो कोना है उसमें साउथ की जो दीवार है उसके ऊपर आप जो हैं वो अपने पूर्वजों की जो गुजर चुके हैं उनकी तस्वीर लगाएं, और इनके ऊपर एक जो पुष्प की माला होती है, चाहे वो जैसे प्लास्टिक के पुष्प हो या फिर जो भी हो आपको समझ में आए उस हिसाब से उनको लगाएं। रोज़ अगरबत्ती और दीपक करें। साथ में अमावस्या के दिन उनके ठीक सामने खड़े होकर जो हैं वो सर्प सुक्तम का जाप करें और पितृसूक्त का जाप करें और नीलकंठ स्तोत्र का जाप करें। बहुत ही अधिक लाभ रहेगा आपको। दूसरा क्या है कि अमावस्या के दिन जो है वो पीपल के वृक्ष में कच्ची लस्सी, गंगाजल, चावल, काले तिल और कुछ पुष्प मिला के स्टील के लोटे में ले जाइए और उनको जो है वो वहाँ पे अर्पण करें और दीपक जलाएं और उनका अपने पूर्वजों का जो है वो मन में उनका ध्यान करते हुए उनसे क्षमा याचना मांगे और उनसे जो बोले, और एक जो मंत्र है ओम पितृभ्य नमः इसका जाप करते हुए जो है वो जल जो है वो वहाँ पे अर्पण कर दीजिए। तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। तो आज का ये जो वीडियो था ये सप्तम घर के श्रापित दोष के ऊपर था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।